देखो ये जो कंपाउंड है इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि यार इस CH3 का प्लस I इफेक्ट होगा तो ये कार्बोकैटायन थोड़ा सा स्टेबल होगा, ये हमको पता है, पर ये अभी भी अनस्टेबल स्पीशीज ही है, कार्बोकैटायन बन रहा है, नहीं नहीं नहीं। पर यहां पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा होता, ये खास बात है। यहां पे बहुत ही अलग टाइप का कॉन्सेप्ट जो कि आपने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा है वो लग रहा है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब जब कॉन्जुगेशन हाइपर हो गया है, मतलब कंपाउंड को अब तो कॉन्जुगेशन करना ही है। यहां पे देखो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो फिर कॉन्जुगेशन कैसे हो, इसकी ऑर्बिटल पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा कार्बन जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। क्या है ये? वेकेंट p ऑर्बिटल, ऐसा p ऑर्बिटल जो कि वेकेंट है। अब इसके पास में अटैच्ड है एक कार्बन, इसके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्डिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। तो ये मेरा sp3 ऑर्बिटल है। ठीक है, इसका ये छोटा वाला पार्ट इधर। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल जा रहा होता है वो बड़ा हो जाता है और जो नहीं जा रहा होता वो छोटा होता है। तो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये वाला वेकेंट p ऑर्बिटल पैरेलल हो गया है इस sp3 ऑर्बिटल के, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के, ये पैरेलल हो गया है। बात समझ में आई आपको? तो यहां पे जबरदस्ती कॉन्जुगेशन किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारा कार्बोकैटायन बहुत अनस्टेबल है। तो ये जो कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसको अपने भाई पे दया आ रही है कि यार ये बहुत अनस्टेबल है, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, पूरा दया आ रही है क्योंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है। तो इसको स्टेबल कैसे किया जाए, इसको समझने के लिए अब मैं इस डायग्राम को, CH3CH2+ के डायग्राम को वापस से ड्रॉ करने वाला हूं। ये सिनेरियो है। अब जो है अगर यहां पे गलती से डबल बॉन्ड बन जाए तो ये जो प्लस चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाए। डबल बॉन्ड बनते ही दोनों कार्बन का जो क्या ऑक्टेट, अगर जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, अगर वो कंप्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो इसको अपन अभी डिलीट करते हैं, डबल बॉन्ड को और इस एरो को भी। अब कार्बन ए, कार्बन बी, कार्बन ए सोच रहा है कि यार ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है इसको मैं कुछ टाइम के लिए रख लूं, दूसरा एटम कुछ और टाइम के लिए रख ले। मतलब अभी मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूं कार्बन के एटम की। तो यहां पे होता क्या है कि कार्बन बी को कार्बन ए पे दया आ रही है, तो वो इस वाले हाइड्रोजन से जो कि पैरेलल हो गया था, ये एक H है। ठीक है, ये जो सर्कल s ऑर्बिटल वाला H है, sp3 हाइब्रिड sp3 s सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वही हाइड्रोजन ये वाला भी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या हो गया, यहां पे C पे तो आ गया माइनस, इस C पे है प्लस, यहां पे H2 और यहां पे भी H2 और यहां पे H प्लस। बात समझ में आई आपको? तो फिर ये माइनस ये प्लस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2 CH2 H2 आएगा वहां पे, और ये H प्लस यहां पे कहीं पे घूम रहा है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, यहां पे जो H प्लस है वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर वो वहां पे है कैसे? इस H प्लस को, इस एरो को अभी अपन हटा देते हैं। ये जो मेरा H प्लस है, इस H प्लस को यहां पे पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। क्या दिख रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। बात समझ में आई? इसको अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है तो वो मॉलिक्यूल से दूर नहीं जाएगा, उस मॉलिक्यूल के आसपास ही भटकता रहेगा। यहां पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, फिर भी H प्लस है। इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को नो
बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं था, फिर भी जबरदस्ती उसमें कॉन्जुगेशन को लाया गया, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब आप बोलोगे मेरे से कि सर यहां पे स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, ये तो बताओ। यहां पे स्टेबिलिटी इसलिए आ रही है, अब मैं आपके सामने इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल मॉलिक्यूल, पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। समझ में आई बात? इसके एच अपन ऐसे ही बना लेते हैं जैसे अपने पहले बना रखे थे। ये पहला हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं ये एच ए, ये एच बी और ये एच सी है, तो सिर्फ एच ए ही अकेला पॉजिटिव चार्ज क्यों ले? कभी कभी एच बी भी ले सकता है, कभी कभी एच सी भी ले सकता है। तो फिर क्या और स्ट्रक्चर बन जाएंगे? इस बार एच बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, सो अब किस पे आ सकता है? एच सी पे। तो मेरे पास 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल और इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन करने वाले स्ट्रक्चर। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तब आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक बार कार्बन के ऊपर था, फिर एक बार एच ए के ऊपर था, एक बार एच बी के ऊपर था और एक बार एच सी के ऊपर था। तो जो इसका हाइब्रिड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहां पे एच के ऊपर डेल्टा प्लस, एच के ऊपर डेल्टा प्लस। सॉरी, अपन पूरा बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि हर केस में जरूरी नहीं है कि बॉन्ड है, इसलिए अपन इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, डेल्टा प्लस और यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ डेल्टा प्लस। तो जो एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अकेला था, अब वो 4 एटम के बीच में शेयर हो रहा है, 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। अब आप मेरे को बताओ कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कार्बन अकेला झेले कि वो पॉजिटिव चार्ज 4 एटम के बीच में बट जाए, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली जिसमें चार्ज डीलोकलाइज हो गया है। यही तो रेजोनेंस का फंडा था, चार्ज डीलोकलाइज हो रहा था, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही थी। यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन की यह ब्यूटी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, मान लो अगर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, तो अब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता। अब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन कार्बन का ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता। जो हाइड्रोजन होता है मोस्ट प्रोबेबली जनरली जो हमारे सिलेबस में है उसमें ऐसा होता है कि हम हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम या ट्रिटियम को ही तोड़ के हाइपर कॉन्जुगेशन कराएंगे जो हमको कंडीशंस एनालाइज करनी है उसमें, ठीक है। जनरली नहीं होता ये कि भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट गया यहां से ऐसे और फिर CH3 पे प्लस आ गया, नहीं 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 नहीं, ठीक है। यहां पे जब हाइड्रोजन होगा तब वो टूटेगा। तो ये वाली जो पोजीशन है, देखो ग्रीक में हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास A, B, C और D है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ग्रीक नोटेशन कैसा होता है? तो इस A को अगर मैं अपना रेफरेंस मान लूं तो B जो है वो हो जाएगा अल्फा, C जो है वो बीटा और D जो है गामा। तो ऐसे ही कार्बोकैटायन को हमको देखना है, उसकी स्टेबिलिटी को देखना है। तो ये जो वाला C है ये कहलाएगा, ये वाला जो C है ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। इस वाले C पे जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है ये कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे अल्फा H। क्या कहलाए? अल्फा हाइड्रोजन।
तो जिस किसी मॉलिक्यूल में भी कार्बोकैटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करके स्टेबल होगा। एक बात और मेरे को समझ में आई कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उतना ज्यादा प्लस चार्ज डीलोकलाइज होगा ज्यादा एटम पे, जितने ज्यादा एटम्स पे चार्ज डीलोकलाइज होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन हमने देखा। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर एक CH सिग्मा बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, देन देयर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और सारे स्ट्रक्चर्स को हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एडजेसेंट पोजीशन पे, ऑल्टरनेट पोजीशन से बेटर वर्ड है एडजेसेंट पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन होना चाहिए है, कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मान लो मेरी ये कंडीशन है, कितने अल्फा एच हुए, कितने एक्टिव हाइड्रोजन हुए जिन पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज जा सकता है, 3। इस वाले कार्बन के 3 अल्फा एच, केस 1। अब मान लो मैं आपके सामने ये ले आऊं, ठीक है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर भी जा सकता है, इन 3 हाइड्रोजन पे भी, इन 3 हाइड्रोजन पे भी जा सकता है। तो 6 के 6 पे जाएगा, सब मिलजुल के पॉजिटिव चार्ज को संभालेंगे। तो 3 अल्फा एच इधर, 3 अल्फा एच इधर। जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाइपर कॉन्जुगेशन को आपको एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर तरीके से कॉन्जुगेशन कराया, जबरदस्ती स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ा है। नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी होता है क्योंकि इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, ऐसा वाला हमने ये देखा। H+ यहां पे है, CH2 कोई बॉन्ड नहीं है, बस H+ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अट्रैक्ट होकर चारों तरफ मंडरा रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अब हाइपर कॉन्जुगेशन जो है सिर्फ कार्बोकैटायन में ही नहीं होता, कार्बन फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है फ्री रेडिकल में भी हो सकता है और यहां पे भी सेम ही है। अगर एक CH सिग्मा बॉन्ड है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो फिर यहां पे H इफेक्ट होगा। कैसे होगा, सिचुएशन कंसीडर करते हैं। H H H फ्री रेडिकल, अनस्टेबल स्पीशीज, तो क्या होगा, फिशो कैरो बनेगा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, तो देखो क्या हो गया, CH डॉट H डॉट CH2 डॉट। ठीक है, तो फिर यहां पे एक बॉन्ड बनने वाला है, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C H H CH2 और ये H डॉट यहां पे रहेगा। फिर से कोई बॉन्ड नहीं है, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं। तो ये फ्री रेडिकल का हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, इसमें भी ऐसा होता है कि अगर एक CH सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ गए तो फिर वहां पे H इफेक्ट लगने लग जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन 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 डबल बॉन्ड C, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक H तो यहां लग जाएगा और यहां पे CH2। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर इस वाले पाई बॉन्ड को हाइपर कॉन्जुगेशन में जाने की जरूरत क्या है, ये तो वैसे भी स्टेबल है, तो फिर हम इसको क्यों ले जाए। नहीं, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में क्यों जा रहे थे, क्योंकि 2 एटम के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो रिपल्शन लग रहा था। हम क्या चाहते हैं कि यार ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जो है घूमे आराम से इधर उधर इधर उधर इधर उधर, जितना ज्यादा ये डीलोकलाइज होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बस, तो हम यही चाहते हैं। यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहां पे क्या बन रहा है, CH पे माइनस डबल बॉन्ड C, और यहां पे H+ नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस करते हुए ऊपर मंडरा रहा है। बात समझ आई। अब देखो, अब पूरी रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, तो ये चार्ज इधर गिरेगा, ये चार्ज इधर, तो क्या हो गया, इसका जो एक और स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा C, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे माइनस चार्ज। ठीक है,
तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो अब थोड़ा सा घूम रहे हैं और यहां पे H प्लस तो है ही सही, वापिस से नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस हो गया। एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, इधर से उधर घूमते हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे ये हमको पता है कि उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ही प्यारा इफेक्ट है, ठीक है। हम इसको जगह जगह पे एल्कीन के केस में, कार्बोकैटायन के केस में, कार्बन फ्री रेडिकल के केस में यूज कर सकते हैं। एल्कीन में भी आपको दिख रहा है कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, पर हाइड्रोजन कौन से वाले? अल्फा हाइड्रोजन। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ये काम कर सकते हैं। मान लो मेरे पास एक कार्बोकैटायन है, उस पे 3 कार्बन लगे हुए हैं। अब इन कार्बन पे तो हाइड्रोजन है सर, ये क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया ये कैसे करेंगे? इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, इसका ऑर्बिटल इस वाले कार्बोकैटायन से कितना दूर है? अब इतना लंबा बॉन्ड बनेगा तो वो तो वैसे भी स्टेबल नहीं होना है। बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना स्ट्रांग होगा, तो इसलिए नहीं होगा। सिर्फ पास वाले कार्बन से ही, पास वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ही तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बोकैटायन में डालना सेंस बनाता है। पर यहां पे क्योंकि CH3 जुड़ा हुआ है हर जगह, कार्बन यहां पे कोई अल्फा H नहीं है, नो अल्फा H, इसलिए यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर नहीं होगा, हाइपर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये याद करने वाली बात है। अल्फा H जितने ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एल्कीन की भी, फ्री रेडिकल की भी, कार्बोकैटायन की भी। चलो, तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन जिन जिन में हो सकता है अपन ने कराया। बेंजीन में भी हो सकता है, अब अपन वो देखेंगे। तो अभी तक हमने जो है कार्बोकैटायन पे हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया, फ्री रेडिकल पे देख लिया और एल्कीन पे देख लिया। सिमिलरली जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो बेंजीन रिंग पे भी तो हो सकता है। कौन मना करेगा उसको बेंजीन रिंग पे होने पे? ऐसा क्यों हो सकता है? देखो, बेंजीन रिंग CH3। अब जो बेंजीन रिंग है वापस से बनाएंगे, वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है? वहां पे ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है, ठीक है। यहां पे 3 अल्फा H मेरे को दिख रहे हैं। इस वाले डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे ये 3 हाइड्रोजन है। तो यहां पे कितने अल्फा H हैं? 3 अल्फा H हैं। तो यहां पे क्या होगा? देखो, डबल बॉन्ड यहां पे C H H H डबल बॉन्ड, ये ठीक है। तो फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक होंगे तो यहां माइनस चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। तो इसका एक और स्ट्रक्चर जो अपन अगर बनाए, सो CH H यहां पे माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, बस। तो इस तरह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। माइनस चार्ज कहां पे आया? माइनस चार्ज आया ऑर्थो पोजीशन पे। अगली बार माइनस चार्ज कहां आएगा? ये बॉन्ड इधर ब्रेक होएगा तो यहां पे प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, और H प्लस तो है ही सही यहां पे, यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आ जाएगा? CH2, यहां पे क्या है भाई? डबल बॉन्ड, और माइनस चार्ज आएगा यहां पे। तो अब कहां पे माइनस चार्ज आया? पैरा पोजीशन पे। वापस से अगर मैं इसका एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये इधर गिरेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर गिर जाएगा, तो माइनस चार्ज फिर कहां आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे। तो मेरे को यहां पे क्या दिख रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जो चार्ज डेंसिटी है, या फिर अगर मैं बोलूं कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, पहली बात तो बेंजीन में हो रहा है, दूसरी बात हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन बेंजीन रिंग। तो मेरे को ऐसा क्या लग रहा है कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। इसका मतलब अगर मेटा पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके ऊपर कोई इतना इफेक्ट पड़ नहीं रहा हाइपर कॉन्जुगेशन का। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें और हैं। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है, यहां पे अपन लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की तरह ही एकदम सेम टू सेम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है।
ऐसे में कैसे बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि जो H इफेक्ट ऑर्थो पे हो रहा है वही सेम इफेक्ट पैरा पे भी लग रहा है। ये पहली बात, जो ऑर्थो पे हो रहा है वो पैरा पे भी हो रहा है। तो ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। जहां जहां तक भी आप H इफेक्ट कॉन्जुगेशन के थ्रू कूदता जाएगा वहां वहां तक ये इक्वल स्ट्रेंथ से लगता जाएगा, जैसे कि रेजोनेंस में हो रहा था। ये पहली बात हुई, ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्या है कि ये मेरी बेंजीन रिंग, इस पे लगा हुआ CH3। अब इस CH3 के कारण ये जो बेंजीन रिंग है इस पे नेगेटिव चार्ज आया कुछ टाइम के लिए, मतलब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है उसको हम इस केस में क्या बोलते हैं कि प्लस H इफेक्ट। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है CH3। हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये हमने रेजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट के टाइम देखा था, प्लस M माइनस M में। प्लस M वाला ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा था, ठीक है। सो ये प्लस H इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अपने क्वेश्चन करें, क्वेश्चन मेरा है ये, ठीक है। यहां पे मेरा है CH2 प्लस और इसकी पूरा पोजीशन पे लगा हुआ है CH3। आपको इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है किससे? जब मेरा सेम कंपाउंड होगा CH2 प्लस पर अब पैरा पोजीशन पे जो है CH3 की जगह CH2 CH3 लगा हुआ है। इन दोनों की स्टेबिलिटी अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। इन दोनों की स्टेबिलिटी मैंने क्या बोला था, जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतनी ही ज्यादा एटम्स के बीच में चार्ज शेयर हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो इसमें अल्फा H है क्या? बिल्कुल है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। सो ठीक है, देखो अल्फा H कैसे आ रहा है इस पे, ये देखने की अपन कोशिश करते हैं। इस वाले के जो 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, अगर मैं इसके हाइड्रोजन को हटाऊं और यहां पे इस तरह से बनाऊं, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो ये इधर और ये इधर, तो यहां पे क्या आ रहा है? एक माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये जो CH3 ग्रुप है ये अपना प्लस H इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस H इफेक्ट लगा रहा है, ऊपर के कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि वो वाला कंपाउंड जिसमें कि 3 अल्फा H है, मतलब ये वाला कंपाउंड जिसमें 3 अल्फा H है, या फिर ये कंपाउंड जिसमें 2 अल्फा H है, देखो डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे जितने H होते हैं वो अल्फा H कहलाते हैं। यहां पे ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे ये तीनों जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन, एक केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसके नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, क्योंकि प्लस चार्ज जब ज्यादा एटम्स के बीच में शेयर हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा ये। तो ये बेंजीन रिंग पे हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट को हमने देखा। एक लास्ट पॉइंट और, पॉइंट नंबर 3 ये है कि रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे पावरफुल होता है, मतलब अभी जो हमने अभी तक देखा है उसमें। फिर कौन पावरफुल होता है? फिर पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और ये आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। आई इफेक्ट में क्या, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस टाइप का कुछ हो रहा है, ठीक है, पूरा नहीं हो रहा है, नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस में तो आपको पता ही है कि पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो सबसे पावरफुल रेजोनेंस, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर उसके बाद इंडक्टिव। तो अगर 3 तरह के इफेक्ट लग रहे हो और आपसे कुछ पूछा जाए, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, हम एप्लीकेशन पूरी पढ़ लेंगे अभी जीओसी की, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये रूल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन जो है हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही हो गया, क्या भाई? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। आप सोचो एल्कीन की स्टेबिलिटी, सबसे पहले अपन देखने वाले हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी को, है ना। सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, क्योंकि उतना ज्यादा उसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर शेयर हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमको सिर्फ फटाफट अल्फा H गिनना है और ऑर्डर कैलकुलेट करना है। जितने अल्फा H उतनी स्टेबिलिटी, ठीक है। सो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। क्यों?
जितने ज्यादा मैं अल्काइल ग्रुप जोड़ूंगा अल्फा पोजीशन पे उतने ज्यादा अल्फा एच बढ़ेंगे, जितने ज्यादा अल्फा एच बढ़ेंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल करते हैं। अब हमको ये रूल से मतलब है, बस हमने पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन समझ लिया है, पर अब हमको इसकी एप्लीकेशन से मतलब है। तो एक रूल याद रखेंगे, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी एल्कीन की या कार्बोकेटाइन की या कार्बन फ्री रेडिकल की। ठीक है। सो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को अल्फा एच गिनना आना चाहिए। जैसे अपने को अल्फा एच गिनना आया, अपना पूरा काम सेट है। ये मेरा एल्कीन डबल बॉन्ड वाला ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन अल्फा एच, तो ये मतलब इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। कितने? 4 अल्फा कार्बन। उन पे हाइड्रोजन गिन लेते हैं। मतलब अब अपन डायरेक्टली हाइड्रोजन पे रेफर करेंगे ऐसे। सो 3 अल्फा एच, यहां भी 3 अल्फा एच, यहां भी 3 अल्फा एच और यहां भी 3 अल्फा एच। तो टोटल मिला के 12 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो गए। इस वाले की बात कर लेते हैं। तो 3 अल्फा एच इधर, 3 अल्फा एच इधर, 3 अल्फा एच इधर। अब देखो ये वाला जो एच है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, वो अल्फा एच नहीं है। पास वाले कार्बन पे एडजेसेंट पोजीशन पे, तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये अल्फा पोजीशन हो गई। तो ये वाले हाइड्रोजन के साथ मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम ब्रेक करके हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकते हैं। तो यहां पे टोटल हो गए 9 अल्फा एच। यहां पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेट करने वाला हूं, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा पोजीशन उस पर 3 हाइड्रोजन, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, जिसमें 12 अल्फा एच है वो ज्यादा स्टेबल, फिर 9 अल्फा एच, फिर 6 अल्फा एच। आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन आगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे सेम लॉजिक थ्रू आउट चलने वाला है, मजा आने वाला है बहुत। ठीक है, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये आपको सॉल्व करना है। हाँ तो भाई इसको कर लेते हैं। क्या करना है? नंबर ऑफ अल्फा एच गिनने हैं। यहां पे कितने नंबर ऑफ अल्फा एच हैं? 3 ये, 3 ये और 3 ये, तो 9 अल्फा एच। ठीक है, यहां पे कितने हैं? 3 3 6 अल्फा एच। यहां पे कितने हैं? ये 3 अल्फा एच, यहां पे 0 अल्फा एच। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना हो गया? ए मोर देन बी मोर देन सी मोर देन डी। सिंपल, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करो, स्टेबिलिटी जानो पहचानो। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करने का खेल है। अगर आपको सही में आ गया तो आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी आप करो ताकि हम पूरे एकदम इसमें ट्रेंड हो जाए, अच्छे से हमको देखते से पता लग जाए। हाँ तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कितने कार्बन अटैच हैं? एक ये, एक ये, एक ये, 3 कार्बन अटैच है। उनमें कितने कितने हाइड्रोजन हैं? एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए? 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे पॉजिटिव चार्ज यहां है, तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। CH2 प्लस सिर्फ एक H यहां पे है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? A मोर देन B मोर देन C। सिंपल से फटाक से कर सकते हैं हम, और कोई इफेक्ट तो यहां पे ऑपरेट हो ही नहीं रहा, अल्फा एच का ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। तो जहां पे आपको दिख रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, वहां पे ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से आएगा, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से। तो इसके बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। अब अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आपसे अभी जो बात बोल रहा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है इंडक्टिव के ऊपर, ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। कैसे करता है उसको समझने के लिए पहले आपको एक इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन है कि सीटी बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर मैं ऑर्डर लिखूंगा तो सीटी बॉन्ड स्ट्रेंथ, सीडी बॉन्ड स्ट्रेंथ, सीएच बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सीटी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ये आ जाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है।
हमको क्या पता है कि T का इंडक्टिव इफेक्ट H के इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है। बात समझ में आई? पर अगर अपन इसको हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म्स में सोचें तो हाइपर कॉन्जुगेशन कराने के लिए मेरे को इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए मेरे को हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो कौन इजीली ब्रेक होगा ये डिसाइड करेगा कि कितनी स्टेबिलिटी हो रही है ना? हाइड्रोजन अगर इजीली ब्रेक हो गया तो ये वाला कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ज्यादा इजीली स्टेबल हो जाएगा। पर जो टी है, ड्यूटेरियम है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना एच के केस में होगा, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक कराना ही है हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है उसमें। तो इसीलिए अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर लिखूंगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये ऑर्डर आ जाएगा। तो अब ये ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन का है, ठीक है। तो अगर मैं इनको 1 2 3 बोलूंगा तो मेरे को एक बात क्या समझ में आ रही है यहां पे कि 1 more than 2 more than 3 ये मेरा H इफेक्ट का ऑर्डर है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का ऑर्डर है। 3 more than 2 more than 1 ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है। और अब आप सबको तो पता ही है कि ये ऑर्डर जो है वो किससे गवर्न होगा? वो गवर्न होगा H इफेक्ट से। अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन से गवर्न होगा तो जो सही आंसर है वो है 1 more than 2 more than 3। ये आंसर एकदम गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बढ़िया तरह से स्टेबिलिटी लाता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रॉन्गर है इंडक्टिव इफेक्ट से। आगे बढ़ते हैं। सेम केस स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में आ जाएगा। जैसे कि हमने कार्बोकेटाइन का एनालिसिस किया है, एग्जैक्टली सेम तरह से आपको फ्री रेडिकल का एनालिसिस करना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन फ्री रेडिकल की। बात समझ में आई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ अल्फा एच गिनो, आंसर पाओ। नंबर ऑफ अल्फा एच गिनो, आंसर पाओ। जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम काफी देर से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे थे, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं सो हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। एल्कीन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, एल्काइन भी हाइड्रोजनेशन दिखा सकता है, पर अगर मैं एल्कीन के रिस्पेक्ट में बात करूं सो व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन अंडरगोज हाइड्रोजनेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो मेरे पास ये एल्कीन है, इसको मैंने क्या किया? हाइड्रोजन गैस दी, तो ये क्या बन जाएगा? CH2HH, मतलब CH3 बन जाएगा और कुछ हीट रिलीज होगी। इसका लॉजिक हमको पता है कि पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड होता है, यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये जो है हीट रिलीज करेगा। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है जो अपन काफी देर से बोल भी रहे हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, पहली बात तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के प्रोपोर्शनल है। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। 10 पाई बॉन्ड हो गए तो 10 के हिसाब से होगी, 2 पाई बॉन्ड हो गए तो 2 के हिसाब से होगी। अब अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। जो भी, जैसे मान लो कोई भी मेरे पास एल्कीन है, लेट्स से ए एल्कीन है मेरे पास, अब वो कितनी स्टेबल है इस पे डिपेंड करेगा कि वो हाइड्रोजन गैस को कितना ज्यादा अपने पास बुलाना चाहती है। जितनी ज्यादा स्टेबल वो होगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे को क्या पता है कि हम एल्कीन हाइड्रोजनेशन करके एल्केन में कन्वर्ट क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। इसका मतलब मेरे को क्या समझ में आया कि जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो अगर अब मेरे को 2 एल्कीन में कंपैरिजन करना है ए और बी में, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी कम एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर मैं उल्टा बोलूं कि जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। बात सुनना ही, जो जितना ज्यादा अनस्टेबल वो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज।
क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो A मोर देन B, अगर मैं बोल रहा हूं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया? इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया उल्टा। तो B मोर देन A इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ये हमने समझ लिया। क्यों? क्योंकि जो जितना ज्यादा अनस्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल करूं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 3 अल्फा हाइड्रोजन। कौन से वाले? अब तो पहचानना आता ही है, ये 3 वाले। यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये किसका ऑर्डर है? ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है। अगर इसका उल्टा ऑर्डर लिखा होता तो वो किसका ऑर्डर होता? वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाता, जो कि हम अल्फा H से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और सिमिलर टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्टन। तो हीट ऑफ कंबस्टन क्या होता है? हीट ऑफ कंबस्टन होता है ये, जब हम एक मोल कंपाउंड का कंप्लीट कंबस्टन करा देते हैं, मतलब CO2 बना देते हैं। कार्बन का कंपाउंड है, ऑब्वियसली CO2 बना रहे हैं। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड अंडरगोज कंप्लीट कंबस्टन, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हीट ऑफ कंबस्टन। जैसे कि हीट ऑफ कंबस्टन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम होती है और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी होती है। अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन देखेंगे इसका रिएक्शन। वापस से मैंने C डबल बॉन्ड C को 3 ऑक्सीजन गैस के साथ भिड़ाया, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ भिड़ाया, क्या बन जाएगा? 2CO2 प्लस 2H2O, मोल कंसेप्ट जिंदाबाद। और ये जो हीट है, ये हीट रिलीज होगी रिएक्शन में, ठीक है। कंबस्टन में हीट रिलीज होती है जब भी कंबस्टन हो रहा होता है। तो अब यहां पे वापस से वही बात है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतने ज्यादा CO2 बनेंगे, मतलब उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। ये तो हमको आज समझ में आई। अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए, अब अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ C एटम सेम, तो फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम हीट ऑफ कंबस्टन होगी। बाय सेम लॉजिक, CO2 बन क्यों रहा है? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि जितनी ज्यादा हीट रिलीज हो रही है उतना कंपाउंड अनस्टेबल था। बस सिंपल सी बात है। यहां पे भी वही है कि हीट ऑफ कंबस्टन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और हीट ऑफ कंबस्टन को हम कंपेयर कैसे करेंगे? एल्कीन में उसकी स्टेबिलिटी देखें, जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा उसकी हीट ऑफ कंबस्टन उतनी कम। बस एग्जांपल कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं कि अपन एल्कीन पे ना जाके नॉर्मल कंपाउंड की करते हैं, ठीक है। ये अब आपको इन चारों की हीट ऑफ कंबस्टन मेरे को बतानी है, और एक लॉ मैंने आपको लिखा है था अभी थोड़ी देर पहले, उसको आपको अप्लाई करना है और इसका मेरे को सही आंसर बताना है। बताओ। इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसके आंसर में लॉ में सबसे पहले क्या लिखा था कि HOC प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ C एटम। यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, 1 से 2 में ज्यादा है, 2 से 3 में ज्यादा है, 3 से 4 में ज्यादा है। तो मतलब क्या आ जाएगा हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर? 4 मोर देन 3 मोर देन 2 मोर देन 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के कारण। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एक कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड ये। अब आपको इनकी हीट ऑफ कंबस्टन का ऑर्डर देना है। बिल्कुल दो। तो देखो यहां पे ये अल्फा पोजीशन है, 2 हाइड्रोजन के साथ यहां पे हो गए हमारे 2 अल्फा H। अगली वाली में मेरे को क्या दिख रहा है? अगली वाली में मेरे को क्या दिख रहा है? 3 अल्फा H इधर है, 3 अल्फा H इधर है। तो ऑब्वियसली 1 का हीट ऑफ कंबस्टन 2 से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 1 2 से ज्यादा अनस्टेबल है। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल उसका हीट ऑफ कंबस्टन उतना ज्यादा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हीट ऑफ कंबस्टन के ऑर्डर का? हीट ऑफ कंबस्टन के ऑर्डर का आंसर आ जाएगा 1 मोर देन 2, बिकॉज 2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक और क्वेश्चन, ये एक कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड, इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे मेरे को दिख रहा है कि यार यहां पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है। यहां पे बढ़िया सा कॉन्जुगेशन चल रहा है, यहां पे बढ़िया सा रेजो चल रहा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? 2 ज्यादा स्टेबल हुआ। तो हीट ऑफ कंबस्टन किसकी ज्यादा होगी?
1 की ज्यादा होगी। जो जितना ज्यादा अनस्टेबल उसकी हीट ऑफ कंबस्शन उतनी ज्यादा। तो 2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजो इफेक्ट।